इंडियाज लॉन्ग रोड, द सर्च फॉर प्रोस्पेरिटी, चैप्टर 2, विजय जोशी। आज हम उसका सेकंड पार्ट कुछ बात करते हैं। हमने कल के पार्ट में बात करी थी 1950 से 1980 के पीरियड में, और विजय जोशी साहब के क्या व्यूज थे उसके बारे में हमने बात करी। अब हम 1980 से 2015 की ओर चलते हैं। इसको हम दो भागों में देखेंगे। पहले आज की रिकॉर्डिंग में हम पार्शियल रिफॉर्म मॉडल देखेंगे। हम कहेंगे कि 1980 से जिस तरह का ग्रोथ हुआ वो पार्शियल रिफॉर्म था, और ऑफ कोर्स रिफॉर्म्स 1991 में हुए, और किस तरीके से इस पूरे के पूरे पीरियड को, 1980 से 2015 के पीरियड को हम चार सब पीरियड्स में देख सकते हैं। आसानी रहेगी हमारे लिए देखना। और दूसरा, हम पॉवर्टी डेप्रिवेशन और इनइक्वालिटी सिंस 1980, ये हम कल की रिकॉर्डिंग में देखेंगे। आज के लिए हमें देखते हैं कि 1980 से ग्रोथ हुआ उसका क्या आकलन करते हैं विजय जोशी साहब। वो कहते हैं कि आप 70s 80s के पीरियड को देखिए, 1991 के क्राइसिस को और पूरे डेकेड ऑफ 90s को देखिए, 2003 से ऑनवर्ड्स, 2003 से 11 जो सबसे गोल्डन पीरियड था इंडियन इकोनॉमी के लिए वो देखिए, और 2011-12 से 13-14 वाला पीरियड देखिए। तो आप कुछ ग्रोथ की ट्रेजेक्टरीज को पाएंगे। वही कहते हैं, अगर आप सबसे पहला पीरियड देखते हैं 1970s और 80s का, पर्टिकुलरली 1980s का, तो ये बात समझ में आने लगी थी कि रिफॉर्मिस्ट आइडियाज अब शुरू हो गए, राइट। और लोग ईस्ट एशियन इकोनॉमीज के सक्सेस को और इंडियन इकोनॉमी के फेलियर को कंपेयर करने लगे थे। एंड हम इस बात को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे उस समय कि हम इन कंट्रीज से पीछे हैं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट 1980 में वापस आई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने फिर से मतलब कुछ लिबरलाइजेशन पॉलिसीज स्टार्ट करी, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल्स को हटाना स्टार्ट करा। और राजीव गांधी गवर्नमेंट ने भी 1984 ऑनवर्ड्स उसी चीज को और फर्दर आउट करा, उसको और बढ़ाया। लेकिन जो भी करा गया लिबरलाइजेशन के टर्म्स में, विजय जोशी साहब के मत में यह हेजिटेंट था, बहुत पीसमिल था, पूरी तरीके से लिबरलाइजेशन नहीं था, और उतना भी नहीं था कि जितने से हम क्लचेस ऑफ कंट्रोल से बाहर निकल आए, ऐसा नहीं था। फिर वो कहते हैं कि अगर आप ग्रोथ रेट देखें 1980s के अंदर, तो आप पाएंगे कि हमारी ग्रोथ रेट सडनली बढ़ गई, 5.6% पर एनम 1980s में पहुंच गई पर एनम। लोगों को दिखता है कि बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, क्योंकि जब पहले के सालों में, आई थिंक फ्रॉम 1950 to 1980 इट वाज अराउंड 3.5%, व्हिच इज कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट। सो उन्होंने कहा कि लेकिन कुछ बातें समझ में आनी चाहिए। विजय जोशी साहब कहते हैं कि ग्रोथ रेट दिखाई तो बहुत ज्यादा रहा है, दे भी रहा है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 1980s में ही ग्रोथ रेट को देख लो कितना आगे चला गया था। तो 1991 के रिफॉर्म्स के एकदम से बाद तो ग्रोथ रेट इतना नहीं बढ़ा। इस मत को विजय जोशी साहब तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि पहले तो आपका जो 1980s का ग्रोथ रेट था वो इस बात पे ज्यादा था कि फिजिकल एक्सपेंशन ओवर ड्राइव में था, और दूसरी चीज ये कि फॉरेन बोरोइंग बहुत ज्यादा थी, और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था वह वह कई गुना बढ़ गया। 1970s में जो फिजिकल डेफिसिट सिर्फ 5% ऑफ जीडीपी था, बाय द एंड ऑफ 1980s इट वाज 10% ऑफ जीडीपी। और विजय जोशी साहब सही कहते हैं कि यह अनसस्टेनेबल था, जो कि दिखाई भी दे गया 1991 के क्राइसिस में। रिफॉर्म्स इन 1980s, उनका यह मत है कि बहुत शैलो है बहुत कुछ नहीं करा गया इन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जेन्युइन कंपटीशन। ना ही इतना इकोनॉमी को खोला गया कि इंटरनेशनल कंपटीशन हो पाए, उसको तो छोड़िए, इवन डोमेस्टिक कंपटीशन भी उतना नहीं बढ़ा। तो जब तक आप कंट्रोल्स नहीं हटाएंगे, जब तक आप ठीक से लिबरलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं लेके आएंगे, तब तक लिबरलाइज होना, तब तक ग्रोथ होना, तब तक प्राइवेट सेक्टर का ऊपर उठना, यह मुश्किल होगा। उनका यह मत था। रीडिंग बहुत से रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं करती ना, ब्रीफ में विजय जोशी जी बता रहे हैं। फिर उन्होंने बात करी जो क्राइसिस ऑफ 1991 और डिकेड ऑफ 1990। सबको समझ में आता है बात कि फिजिकल डेफिसिट हमारा अनसस्टेनेबल था। हमारे इंपोर्ट्स के लिए, इंपोर्ट्स को
पैसा देने के लिए हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम कुछ हफ्तों का भी इम्पोर्ट्स ले पाते। तो हमारी गवर्नमेंट को आईएमएफ के पास जाना पड़ा, और आईएमएफ ने कहा ठीक है हम पैसा दे देंगे, लेकिन आपको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बेसिक बात ये थी कि हमारे को रिफॉर्म्स लेके आने थे, और इन रिफॉर्म्स का ये मतलब था कि आपको अपनी कंट्री में जो आपने कंट्रोल्स रख रखे हैं ट्रेड पे, फॉरेन ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे, फाइनेंस पे, ये सब हटाने पड़ेंगे। तब आईएमएफ ने कहा इस प्रॉमिस के साथ अब हम पैसा देना चालू करेंगे, और रिफॉर्म्स हुए भी। जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स को स्टार्ट कर। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे, ट्रेड रिफॉर्म्स थे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स थे, बहुत से रिफॉर्म्स हुए। और उस सब का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हमारी जनरेशन और आपकी जनरेशन देख रही है। कम्युनिज्म 1990s के शुरू में कोलैप्स कर गया था यूएसएसआर में और ईस्टर्न यूरोप में, और हमारी अपनी भी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थिंकिंग थी वो बहुत कुछ सोशलिज्म और कम्युनिज्म के समान ही थी पिछले 40 वर्षों में। तो उन्होंने कहा, विजय जोशी साहब बहुत ही सुंदर लाइन लिखते हैं कि कम्युनिज्म कोलैप्स्ड इन यूएसएसआर इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इट कोलैप्स्ड द रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ इंडियाज अर्लियर स्ट्रेटजी। बहुत सुंदर बात। उन्होंने कहा कि जो इंडिया की पहले की स्ट्रेटजी थी वो नहीं चल पाएगी, बिकॉज लोगों को दिख गया कि जब इतनी बड़ी कंट्री जो पूरी तरह से कम्युनिज्म पे आधारित थी वह टूट गई, तो हमारी कंट्री की भी स्ट्रेटजी नहीं चलने वाली है। 1991 के क्राइसिस तो आ ही गया था, और ये समझ में आ गया था कि अब हमारे लिए ओपन अप करना नितांत आवश्यक है। 1993 से 2003 तक अगर आप ग्रोथ रेट को ध्यान में रखें तो यह ग्रोथ रेट 6% पर एनएम के आसपास रही थी। और विजय जोशी जी कहते हैं वो रिफॉर्म्स को पूरी तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए इस पूरे 10 साल के पीरियड में जो ग्रोथ हुआ वो आपके 1980s के रिफॉर्म से बढ़िया था। वो ये कहते हैं लिबरलाइजेशन करो, ठीक से करो, ये जो पीसमिल लिबरलाइजेशन था वो सही नहीं था। आगे वो कहते हैं कि 2003 से 11 का पीरियड इंडियन इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड था। इस पूरे के पूरे पीरियड में 8.5% पर एनएम से ग्रोथ हो रहा था। और ध्यान रखिए ये वो पीरियड भी था कि 2008-9 में वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब भी हम आराम से निकल गए उस क्राइसिस से, और हमारी ग्रोथ रेट बहुत कम नहीं हुई। उसका रीजन भी देते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग और सुपरफास्ट ग्रोथ रेट थी वो इसलिए भी होगा बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी अपने आप में बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। तो जब बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी तो उसकी जो जब वो खत्म भी हो रही थी तो भी उसकी बहुत फैट टेल थी। देन उस ग्रोथ का भी फायदा हमारे को मिलता गया उस पीरियड में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने में, राइट। ऑयल प्राइसेस कम थे, फायदा था हमारे लिए, ग्रोथ हुआ, और हमारी कंट्री में उन कुछ सालों में हार्वेस्ट भी अच्छा रहा, उसकी वजह से भी सुपरफास्ट ग्रोथ रेट हुआ। लेकिन वो ये कहते हैं ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके से रिफॉर्म्स को पीछे नहीं छोड़ सकते। आप भुला नहीं सकते कि ये रिफॉर्म्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट था जो कि 1991 में चालू हुए थे। उन रिफॉर्म्स ने एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया था जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था, एंटरप्रेन्योरियल क्लास ऊपर उठ रही थी। एंटरप्रेन्योरियल क्लास जो कि पहले स्टिफल्ड थी पूरी तरीके से कंट्रोल्स में, वो अब उठ गई थी, उसने उसने चीजें बनानी चालू करी थी, और हमारी कॉर्पोरेट सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ये सब कुछ इंक्रीज कर रहा था इस पर्टिकुलर पीरियड में। तो वो ये कहते हैं कि रिफॉर्म्स को मत भूलिए, रिफॉर्म्स को मत भूलिए, 1991 के रिफॉर्म्स को। उन रिफॉर्म्स का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही है जो ये सुंदर डिकेड आपको देखने को मिला था 2003 से 11 तक के बीच में। 2011 से 2013-14 वो कहते हैं 2011-12 में ये जो बूम आ रहा था इंडियन इकोनॉमी में वो बस्ट हो गया, और उसका रीजन ये देते हैं कि जो ग्रोथ रेट कम हुई उसका रीजन ये है कि जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट है वह कोलैप्स हो गई। हाँ, उसका रीजन ये कह सकते हैं कि एक तो रीजन यही था कि आपको देयर इज अ नीड टू डीलिवरेज आफ्टर ओवर बोरोइंग ऑफ द बूम ईयर्स। आपने बूम ईयर्स में बहुत ज्यादा ओवर बोरोइंग करा तो डेफिनेटली अब कम बोरोइंग करेंगे आप।
लेकिन उसका दूसरा रीजन ये भी देते हैं कि क्यों इन्वेस्टमेंट कम हुई। ये इन्वेस्टमेंट इसलिए भी कम हुई कि गवर्नमेंट फेल हुई। गवर्नमेंट अपने आप से ही बहुत सारे स्कैम्स और स्कैंडल्स में थी, और जब वो पब्लिक हुए वो स्कैम्स और स्कैंडल्स, तो उसकी वजह से एक बहुत एक मतलब इट वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस, राइट। इट वाज अ पीरियड ऑफ पॉलिसी पैरालिसिस। तो बहुत से प्रोजेक्ट्स जिनको क्लियरेंस चाहिए होती थी गवर्नमेंट से, आई मीन वो सारे के सारे प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल हो गए। जब कुछ बनेगा ही नहीं तो ग्रोथ कहां से होगी, उनका ये कहना था। और फिर वो कहते हैं कि जो तीसरा रीजन हो सकता है जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का कम होना, उसका ये हो सकता है कि वर्सनिंग मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक था। जो इन्फ्लेशन थी दैट वाज अराउंड 10% अ ईयर फॉर 6 years फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स। हाउस होल्ड सेविंग्स जो थी वो गोल्ड की तरफ चली गई थी। करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो गया था। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक था वह भी बहुत वर्सन हो रहा था, right? People were not investing as such in other savings, but maybe in gold, or current account deficit बढ़ रहा है. And he's also said that to a dangerous level of 4.5% of GDP in 2011-12 and 2012-13. फिर वो कहते हैं कि डेफिनेटली इन सारे के सारे रीजन से ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इन्वेस्टर है उसको बहुत कॉन्फिडेंस हो और वो बहुत आराम से इन्वेस्टमेंट कर ले, ऐसा नहीं हुआ। और 2014 से विजय जोशी जी कहते हैं कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, बट इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ अभी भी लैंग्विश कर रही है। दिस रीडिंग इज अराउंड टिल ओनली 2014-15, सो उसके बाद के बारे में बात नहीं करी गई है। तो आज की रिकॉर्डिंग में हमने ये देखा कि किस तरीके से 1980 से 2015 तक के जो भी रिफॉर्म्स हुए, ये किस तरह के रिफॉर्म्स थे, उन्होंने किस किस तरह से ग्रोथ को अफेक्ट करा था। कल हम देखेंगे इस बार कि पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, इनइक्वालिटी 1980 से ये किस किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में हुआ, इनके सब पीरियड्स क्या थे और इनके रीजंस क्या थे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय।